Hello, Namaskar, good morning, everyone. I am Moja Shankar from HIS, and today I am back with the analysis of the Hindu newspaper of 8th of June 2024. आज भी मैंने कुछ आर्टिकल्स को फाइंड आउट किया है और हम लोग देखेंगे कि कैसे इन आर्टिकल्स की मदद से हम लोग प्रीलिम्स में और मेंस में अपने एज पॉइंट्स को कैप्चर कर सकते हैं, कैसे हम अपनी जर्नी को सप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो आज का जो पहला आर्टिकल है वो आरबीआई के ऊपर है कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट को अनचेंज रखा है। ठीक है, तो ये क्या होता है, रेपो रेट क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है, इन सब पे डिस्कशन करेंगे हम लोग। दूसरा आर्टिकल है ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी के ऊपर, उस पर डिस्कशन करेंगे, काफी अच्छा आर्टिकल है। और फिर कुछ मैपिंग्स के, इनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट आर्टिकल, पहला आर्टिकल जो है वो है कि आरबीआई कीप्स रेपो रेट अनचेंज्ड और राइजेस जीडीपी फोरकास्ट टू 7.2%। मतलब आरबीआई ने, हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, जो कि भारत का सेंट्रल बैंक है, जिसको मदर ऑफ ऑल द बैंक्स इन इंडिया भी कहते हैं, उसने क्या किया है कि रेपो रेट को अनचेंज रखा है, मतलब रेपो रेट को बदला ही नहीं। और जीडीपी फोरकास्ट को 7.2% से बढ़ा दिया है, पहले 7% था, अभी 7.2 कर दिया है। ठीक है, फ्रॉम 7 to 7.2, कि हमारी इकोनॉमी और तेजी से ग्रो करेगी, हमारा जीडीपी क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो और तेजी से ग्रो करेगा। ठीक है। तो अब रेपो रेट पहले ये जानना होगा कि ये जो रेपो रेट को अनचेंज रखा गया है, तो ये रेपो रेट होता क्या है। ठीक है? ये रेपो रेट क्या होता है, देखिए, रेपो रेट, रेपो मतलब इसको अगर फुल फॉर्म इसका लिखा जाए ना, तो री परचेज एग्रीमेंट टाइप की एक चीज होती है। रीपर्चेज एग्रीमेंट, किससे रीपर्चेज? आरबीआई से रीपर्चेज। क्या रीपर्चेज? कुछ कोलेट्रल। कैसा कोलेट्रल? कोलेट्रल में क्या होता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी। और ये क्यों कोलेट्रल रखती है, और कौन कोलेट्रल रखता है? ये कोलेट्रल रखते हैं बैंक्स। जितने भी हमारे बैंक्स होते हैं, उनको आरबीआई से ओवरनाइट लोन चाहिए होता है। ठीक है। और उस लोन को लेने के लिए प्री डिटरमाइंड प्राइस पे ये लोग अपना सामान जो है लोन पे आरबीआई के पास रखते हैं, और उसके बदले में कुछ पैसे वहां से लेते हैं। ठीक है, एज इन फॉर्म ऑफ लोन, लोन लिया जाता है। और यही जो मेथड होता है वो रेपो कहा जाता है, और जिस रेट पे इनको इंटरेस्ट पे करना होता है उस लोन का, उस रेट को रेपो रेट कहते हैं। मतलब कि व्हाट इज रेपो रेट? रेपो रेट इज द रेट एट विच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गिव्स लोन टू द बैंक्स, ओके, विथ अ कोलेट्रल। समझ में आ रही है बात? कोलेट्रल होना जरूरी है। देखिए, यहाँ पे दो चीजें याद रखने की जरूरत है। लोन ले कौन रहा है? बैंक्स। लोन दे कौन रहा है? आरबीआई। बीच में क्या इन्वॉल्व है? कोलेट्रल। कोलेट्रल में क्या है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी। और इसका रीपर्चेज एग्रीमेंट, की बैंक इसको वापस से खरीदेंगी एट फिक्स्ड प्राइस। ये होता है आपका रेपो रेट। ठीक है। अब आरबीआई अगर लोन दे रही है, तो आरबीआई ही रेट भी डिसाइड करती होगी। जी हाँ, बिल्कुल, आरबीआई ही रेट डिसाइड करती है, बट ऑन द सजेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के सजेशन के ऊपर आरबीआई रेट डिसाइड करती है। ओके। अब ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है? अंडर द सेक्शन 45 जेड बी, ये सेक्शन याद रखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, भूल जाओ। अंडर द आरबीआई एक्ट 1934, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट इज empowered टू कॉन्स्टिट्यूट अ 6 मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। 6 लोगों की एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर में कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये कोई क्या देखिए आरबीआई बनाता है, जैसे स्टेटमेंट दे दिया कि आरबीआई कॉन्स्टिट्यूट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जी नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ओके।
क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों किया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी को, कमेटी को क्यों बनाया जाता है? टू डिटरमाइन द पॉलिसी रेट रिक्वायर्ड टू अचीव इन्फ्लेशन टारगेट। इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे कि रेपो रेट से क्या फर्क पड़ता है। ठीक है। और द डिसीजन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी शैल बी बाइंडिंग। मतलब इन लोग एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो एक डिसीजन लेती है कि भाई इतना रेपो रेट होना चाहिए, और वो जो डिसीजन होता है वो बाइंडिंग होता है। ओके। और आरबीआई को वो मानना ही पड़ता है। अब कौन कौन होता है इसमें? तो 6 लोगों की कमेटी है, जिसमें से जो चेयरमैन होते हैं वो आरबीआई गवर्नर होते हैं। ठीक है। और डिप्टी गवर्नर इंचार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई के होते हैं। और एन ऑफिसर ऑफ द बैंक नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल बोर्ड। आरबीआई का सेंट्रल बोर्ड एक और किसी ऑफिसर को डालता है। मतलब 3 लोग आरबीआई से, चेयरपर्सन, डिप्टी गवर्नर और एक और कोई ऑफिसर, और 3 लोग सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। मतलब 3 + 3 का कॉम्बिनेशन बनता है। 6 लोगों का टोटल ग्रुप होता है एमपीसी। ओके। अब देखिए ये एमपीसी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, ये रेपो रेट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इन्फ्लेशन टारगेटिंग करनी होती है। उर्जित पटेल सर जो फॉरनर आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, उन्होंने कहा था, उनकी कमेटी का रिकमेंडेशन है कि इन्फ्लेशन 4 ± 2% के बीच में रहे। ठीक है। और इस इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग रेपो रेट को कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये रेपो रेट कंट्रोल करने से इन्फ्लेशन टारगेटिंग पे कैसे क्या असर पड़ता है? असर ऐसे पड़ता है कि देखो, बैंक्स जो होते हैं वो लोगों को लोन देते हैं। मतलब मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट में बैंक्स का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है। अब होता क्या है कि अगर बैंक्स के पास पैसे कम है तो वो लोन्स कम देंगे, या फिर ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे देंगे, महंगे लोन्स देंगे। अगर वो लोन दे रहा है बैंक, तो इंटरेस्ट रेट जो होगा वो हाई होगा। अब अगर उसको रेपो रेट पे और महंगा ही लोन मिलने लगे, तो वो कम से कम लोन लेना चाहेगा ना, क्योंकि उसको इंटरेस्ट पेमेंट भी तो करना है आरबीआई के पास। तो बैंक्स का प्रॉफिट कम होगा। प्रॉफिट मार्जिन कम जब हो रहा है तो बैंक्स क्यों ज्यादा लोन? इसलिए बैंक्स जो है वो कम लोन लेते हैं। अब जब वो कम लोन ले रहे हैं, ठीक है, तो उनके पास पैसे भी कम हो जाएंगे, क्योंकि बैंक्स खुद आरबीआई से कम लोन ले रहा है, मतलब बैंक्स के पास खुद कम पैसे हैं। अब जब बैंक्स के पास खुद कम पैसे हैं तो वो खुद कम पैसे और कम पैसे मार्केट में चलाएगा लोन्स के तौर पे। और जब वो और कम लोन देगा तो लोगों के पास मनी कम जाएगा, लोगों के पास भी पैसे कम रहेंगे। और जब लोगों के पास पैसे कम रहेंगे तो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो हो पाएगी। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी मतलब कि इन्फ्लेशन जो है अगर बहुत ज्यादा है तो लोगों के हाथ से अगर पैसा लेना है आपको वापस से, तो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो की जाए। और यही चीज यहाँ पे होती है इन केस ऑफ कि जब रेपो रेट बढ़ा दिया जाता है। मतलब बैंक जिस रेट पे इंटरेस्ट लेंगे आरबीआई से, वो रेट ही बढ़ा दिया, मतलब बैंक कम इंटरेस्ट ले रहे हैं। या फिर बैंक अगर ले भी रहे हैं पैसे तो हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे हैं, तो लोग कम लोन ले रहे हैं, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। और जस्ट इसी का उल्टा अगर हो जाए कि रेपो रेट कम कर दिया जाए, अगर मार्केट स्लो है, लोगों के पास पैसे कम है, खर्च नहीं कर पा रहे हैं वो, तो जो आरबीआई है वो क्या करेगी, रेपो रेट को कम कर देगी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। बैंक्स सस्ते पे लोन उठाएंगे, सस्ते पे लोन उठाएंगे तो सस्ते पे लोगों को देंगे। लोगों के हाथ में पैसा बढ़ेगा, लोगों के हाथ में पैसा बढ़ेगा तो लोग खर्च ज्यादा करेंगे, लोग खर्च ज्यादा करेंगे तो इकोनॉमी में बूम होगा। ठीक है। ये चीज हो गई आपकी प्री इकोनॉमी। ये ज्यादा पैसे होंगे तो इन्फ्लेशन थोड़ा सा बढ़ेगा। इन्फ्लेशन का जो एक मॉडरेट अमाउंट में बढ़ना है, मॉडरेट अमाउंट ऑफ इन्फ्लेशन इज गुड फॉर द इकोनॉमी। वो जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी अच्छा है। और ये जो पोजीशन होती है उसको कहते हैं इजी मॉनेटरी पॉलिसी के। तो ये दो तरीके से आरबीआई जो है मॉनेटरी पॉलिसी की मदद से, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मदद से, रेपो रेट की मदद से इन्फ्लेशन टारगेटिंग करता है। और भी तरीके हैं, रिवर्स रेपो, रेपो रेट, वेज एंड मीन एडवांस तो गवर्नमेंट के साथ हो जाता है। ठीक है।
इन सारी चीजों की मदद से मोरल सुएशन जैसे दो तरीके के टूल्स है, वो आप लोगों ने इकोनॉमी में पढ़ा ही होगा, क्वांटिटेटिव टूल्स और क्वालिटेटिव टूल्स। ये जो है रेपो रेट, ये एक क्वांटिटेटिव टूल है, जहाँ पे क्वांटिटी को कंट्रोल किया जा रहा है। क्वालिटेटिव में क्या हो जाता है, मोरल सुएशन हो जाता है, या फिर उस पर अलग तरीके से आरबीआई अगर रेगुलेशन लगाने लगे तो वो क्वालिटेटिव में आ जाता है। एक तो ये चीज हो गई। अब हमें समझ में आ गया कि आरबीआई ने रेपो रेट को अनचेंज रखा है। जीडीपी फोरकास्ट जो है वो बढ़ गया है, मतलब जीडीपी हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब क्या, कि जो हम लोग अपनी ज्योग्राफी के अंदर में, मतलब इंडियन टेरिटरी के अंदर में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हम लोग कर पा रहे हैं, उसको हम लोग जीडीपी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला आर्टिकल। आई होप आपको समझ में आया हो, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यूज बहुत ज्यादा बनते हैं, ऑलमोस्ट हर साल ही बन जाते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या होता है, बाइंडिंग होता है कि नहीं, कॉम्पोजिशन क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड आर्टिकल। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, काफी अच्छा आर्टिकल है। क्या है, रीमॉडलिंग द ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीट। अब देखिए, इस आर्टिकल को पढ़ने से पहले एक बात समझते हैं। प्लास्टिक जो है, उसके आने के पहले हम लोग पेपर का इस्तेमाल ज्यादा करते थे। पेपर का यूज, पेपर बनता है ट्रीज से, तो ज्यादा पेपर का इस्तेमाल करने के लिए ज्यादा पेड़ों को काटा जा रहा था। इसलिए कहा गया नहीं भाई, इनको बचाना होगा, अब प्लास्टिक का इस्तेमाल करेंगे। अब प्लास्टिक जिस तरीके से पॉल्यूशन फैला रहा है, अब हम लोग कह रहे हैं कि अब प्लास्टिक से हम लोगों को निजात चाहिए, प्लास्टिक के यूज को कम करना होगा। अब ये कैसे कम होगा, उसके पीछे के क्या कॉजेज है, रीजन है, इन सारी चीजों के बारे में आप डिस्कशन है। जब जब भी आपको कोई चीज कम करनी है, तो सिर्फ एक देश के डिसाइड करने से नहीं, एक ग्लोबल ट्रीटी होनी चाहिए। जैसे अलग अलग चीज, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बना वियना कन्वेंशन के अंदर, कि हम लोग को ग्रीन हाउस गैस को कम करना हो, इस तरीके से और भी चीजों को कम करना हो। वैसे ही यहाँ पे बात हुई है ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी कैसे बन सकती है, और काफी अच्छे डेटाज है यहाँ। प्लास्टिक से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो इन डेटाज को कोट करना आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो। ठीक है, क्या है, ये डिस्कशन स्टिल कंटिन्यूस कि कोई इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन पे ट्रीटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। कैसे प्लास्टिक्स का कलेक्शन होना चाहिए, रिसाइकल होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ओईसीडी के ग्लोबल प्लास्टिक आउटलुक के हिसाब से 353 मिलियन टन प्लास्टिक पॉल्यूशन हम लोग करते हैं आज के डेट में, 2019। 2019 का डेटा है कि 353 मिलियन टन प्लास्टिक पॉल्यूशन हम लोग करते हैं, प्लास्टिक वेस्ट का पॉल्यूशन हम लोग पूरी दुनिया में करते हैं, जो कि 2000 से लेकर 2019 के बीच में डबल हो गया है, और 2060 तक ये ट्रिपल हो जाएगा। अब देखो, माइक्रो प्लास्टिक और ये सारे इश्यूज उसके चलते होते ही, ये हम लोगों को पता होगा, ये मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ। प्लास्टिक से बहुत सारे नुकसान नुकसान, वाटर बॉडीज का कंटामिनेशन होना, माइक्रो प्लास्टिक बॉडी में जाना, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जल्दी से खत्म भी नहीं होता है, सॉइल पोल्यूशन होता है, ये सारी चीजें इसकी ड्रॉबैक्स है। ओके, तो ये जो है 2060 तक इसका यूज ट्रिपल हो जाएगा एज कम्पेयर टू 2000, मतलब 60 ईयर में ट्रिपल। और उससे भी ज्यादा सोचने वाली बात यह है कि ओनली 9% ऑफ दिस रिसाइकल्ड, क्योंकि सिर्फ 9% ही प्लास्टिक रिसाइकल हो पाता है, और इसका जो 50% है वो लैंडफिल्स में जाता है, या इनकार्नेटेड हो जाता है, या उसको डिस्पोज किया जाता है किसी अनकंट्रोल्ड साइट पे या डंप पे। अगर आप दिल्ली में हो तो आप देखोगे कि यहाँ पे कूड़े का पहाड़ है। तुगलकाबाद के पास जाओगे, बहुत बड़े बड़े पहाड़ दिखेंगे, बदरपुर के पास बहुत बड़े पहाड़ है, कूड़े के पहाड़ ऐसे ही डंप कर दिया। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये जो 9% डंप होता है टोटल यूज का, या रिसाइकल होता है, इसमें से 9% रिसाइकलिंग जो है, उस 9% रिसाइकलिंग में से 85% इनफॉर्मल सेक्टर से होता है।
मतलब लगभग लगभग ओवरऑल का 1 से 2% मात्र फॉर्मल सेक्टर का रिसाइकलिंग है, बाकी पूरा नॉन इनफॉर्मल सेक्टर इसमें काम करता है। द सेंटर फॉर एनवायरमेंट जस्टिस एंड डेवलपमेंट का कहना है कि एक सर्कुलर वेस्ट मैनेजमेंट सॉल्यूशन होना चाहिए जिससे हम लोग मिटिगेट कर सके ग्रीन हाउस गैस इमिशन को और प्लास्टिक का जो ये निगेटिव साइड इफेक्ट है उसको। ठीक है। लैंडफिल्स, डंप साइट, ये सब में हम लोग अपना अलग तरीके से उसको चैनलाइज कर सकें। बट अब ये सारी बातें, अभी तक कोई लीगली बाइंडिंग ट्रीटी ओवरऑल वर्ल्ड के लिए है नहीं। और इसके नहीं होने का क्या रीजन है कि जो ये इनफॉर्मल सेक्टर के लोग 85% ऑफ 9%, जो टोटल 9% रिसाइकलिंग होती है उसका 85% जो इनफॉर्मल सेक्टर के लोग करते हैं, इन लोगों के पास कोई एक प्रॉपर वे फॉरवर्ड नहीं है। ये लोग एक रिस्क लाइक सिचुएशन में रहते हैं कि अगर कभी इसका प्राइवेटाइजेशन हो गया वेस्ट मैनेजमेंट का, या वेस्ट टू एनर्जी बनाने के लिए गवर्नमेंट इसमें घुस गई, तो फिर हमारा क्या। और उन लोगों के बारे में भी सोचने की जरूरत है, क्योंकि जो भी थोड़ा बहुत काम आज के डेट में हो रहा है रिसाइकलिंग का, वो उन्हीं लोगों की कृपा से हो रहा है। अगर ये प्रॉपर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी हम लोग बात खूब करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाते हैं, अगर वो हम लोग कर पाते हैं तो फिर इन इनफॉर्मल लेबरर्स का क्या होगा, इनफॉर्मल लोगों का क्या होगा। द इनफॉर्मल वेस्ट एंड रिकवरी सेक्टर IWRS जो है, ये कोई एक माइनर प्लेयर नहीं है। और ये सिर्फ मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, पूरे ओवरऑल ग्लोब की बात कर रहा हूं। ठीक है। यूएन हैबिटेट आपने सुना होगा, केरला में ये केन्या नैरोबी में इसका ऑफिस है। इसका कहना है कि वेस्ट वाइज सिटी टूल, ये जो एक इनफॉर्मल सेक्टर है के हिसाब से, मतलब यूएन हैबिटेट के वेस्ट वाइज सिटी टूल के हिसाब से, जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो 80% म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट रिकवरी करता है, बहुत सारे शहर। और लीड्स यूनिवर्सिटी और यूएन हैबिटेट का रिसर्च है कि 60 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक फ्रॉम म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट पॉल्यूट द एनवायरनमेंट, इंक्लूडिंग वाटर बॉडीज, इनएडिक्वेट कलेक्शन, मिसमैनेजमेंट। ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं प्लास्टिक के चलते। फिर एक लीव नो वन बिहाइंड रिपोर्ट में आया था कि प्लास्टिक का जो है पॉल्यूशन हम लोगों को रिड्यूस करना पड़ेगा, ताकि हम लोग अपने सोसाइटी वर्ल्ड को सस्टेनेबल बना पाए। और इसके लिए सभी लोगों का इन्वॉल्व होना, कैपेबिलिटी, स्किल, नॉलेज बहुत जरूरी है। ठीक है। और इसको अगर हमें प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना है तो एक ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी की जरूरत है, ताकि सारे देश इसमें लीगली बाइंडिंग हो, ताकि सारे देश इसको प्रॉपर वे में फॉलो करें। ये इंटर गवर्नमेंटल निगोशिएशन कमेटी बनानी पड़ेगी, जो एक बनी भी थी 2021 में यूएनईपी के अंडर में, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली में, नैरोबी केन्या में। बट वो ढंग से कुछ उसका काम हो नहीं पाया। हम लोगों को उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा, और उसकी एक्टिविटीज को देखना होगा कि किस तरीके से काम हो पा रहा है, पूरे ग्लोब में उसका क्या रिस्पॉन्स। इंटरनेशनल अलायंस ऑफ वेस्ट स्पीकर्स का जो फाइनल मीटिंग हुई है साउथ कोरिया में, उसका भी क्या पार्टिसिपेशन है, उन लोग किस तरीके से एक्शन ले रहे हैं, इसको भी जज करना हो। तब जाके एक हम लोग प्रॉपर वे में ट्रीटी बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि सारे स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करना जरूरी है, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो रैक पिकर्स हो, चाहे वो आपके उसके रिसाइकलर्स हो। अभी इंडिया में बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, नितिन गडकरी जी ने एक इंटरव्यू में बोला था कि एक्सप्रेसवे में वो टन्स के टन्स ऑफ प्लास्टिक यूज कर रहे हैं। अब उससे रोड्स की क्वालिटी भी बेहतर होती है, और हमारा प्लास्टिक भी यूज हो जा रहा है। तो इस तरीके की चीजों को लाने के लिए टेक्नोलॉजी का शेयर होना चाहिए, अलग अलग लोग इसमें जुड़ के काम करेंगे तो और बेहतर तरीके से चीजें हो पाएंगी, एक फॉर्मलाइज तरीके से हो पाएंगे, इंटीग्रेटेड तरीके से हो पाएंगे। और एवरी स्टेज पे हम लोग फिर लुक आफ्टर कर पाएंगे कि किस स्टेज पे कितना। अगर मान लो कि एक घर से 10 किलो प्लास्टिक उठता है, तो ये 10 किलो प्लास्टिक कहाँ कहाँ जा रहा है, ये कितना रिसाइकिल हो पाया, इसमें से मान लिया कि 1 किलो प्लास्टिक अगर नहीं हो पाया तो ये कहाँ पे डंप हुआ। ये सारी चीजें हम लोग तभी ट्रैक कर पाएंगे जब हम लोग उसको हर एक स्टेज पे प्रॉपरली देखेंगे। ठीक है। ये चीज जरूरी है।
और इसमें इंडिया का क्या रोल है? इंडिया का रोल ये है कि इंडिया जो है वो एक वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ बन के उभर रहा है। और इंडिया जो है वो हमेशा इस अप्रोच को बढ़ावा देता है कि रिपेयर, रीयूज, रिफिल एंड रिसाइकिल विदाउट नेसेसरीली एलिमिनेटिंग द यूज ऑफ प्लास्टिक ऑल। कि आप उसको रिपेयर करो, रीयूज करो, रिफिल करो या रिसाइकिल करो। अब आप एलिमिनेट नहीं कर सकते हो अगर प्रॉपर्ली, तो उसको रीयूज कर लो, रिसाइकिल कर लो। और ये चीज इंडिया भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे रख सकता है, जो ट्रीटी बनेगी उसमें रख सकता है। इनफॉर्मल वेस्ट पिकर्स को भी बीच में लाया जा सकता है, उन लोगों के एसोसिएशन को, उन लोगों को एक सेंट्रल डिस्कशन बना के, उन लोगों को एक सेंट्रल पॉइंट बना के हम लोगों को डिस्कशन करना पड़ेगा। तब जाके हमारा प्रॉपर एक ट्रीटी बन पाएगी। क्योंकि 15 मिलियन पीपल जो है वो इनफॉर्मली कलेक्ट करते हैं। 15 मिलियन ह्यूज नंबर है। अगर इन लोगों को आप कोई ट्रीटी के नाम पे फॉर्मलाइज करके बाहर कर देते हो, ये इनके साथ भी जाते हैं। ठीक है। यही चीज इस आर्टिकल में थी, काफी अच्छे अच्छे डेटाज है, आप लोग इसको नोट डाउन करके कहीं पे रख लीजिए, काफी फायदा हो। ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। क्या है? सूडान का एक्टिविस्ट ने कहा है, सूडान एक्टिविस्ट से दैट अबाउट 40 डेड इन शेलिंग नियर खार्तूम। खार्तूम क्या है? खार्तूम जो है वो सूडान का कैपिटल है। अब देखिए, यूपीएससी को अफ्रीका से कुछ ज्यादा ही प्यार। ठीक है। तो आपसे पूछ देगा कि खार्तूम कहाँ पे है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ये सूडान में है। सूडान कहाँ है भाई? तो ऑब्वियसली अफ्रीका में। ठीक है। तो खार्तूम कहाँ पे है? अफ्रीका, ये सूडान में। और वहाँ क्या हुआ है? आर्मी और पार्लियामेंट्री फोर्सेस जो है वहाँ, रैपिड सपोर्ट फोर्स, उनके बीच में क्लैशेस चल रहे हैं। ठीक है। उनके बीच में क्लैशेस चल रहे हैं। और अब देखते हैं उसका मैप का। ये देखिए, ये सूडान है, ये रेड सी से बॉर्डर शेयर करता है। और इसके मिड में यहाँ पे है ये खार्तूम। अब यहाँ पे आर्मी और पारामिलिट्री जो है वहाँ की, मतलब जैसे इंडिया में अगर आर्मी हो गई और आपकी सीआरपीएफ, तो सीआरपीएफ जो है वो आपकी पारामिलिट्री है और ये आर्मी। वैसे ही वहाँ की जो आर्मी है और वहाँ की जो पारामिलिट्री फोर्स है, रैपिड सपोर्ट फोर्स, आरएसएफ, उन दोनों के बीच में क्लासेस चल। इसको आपको ध्यान देने की जरूरत है, ये याद ही रखना होगा, क्वेश्चन मतलब आने के बहुत हाई चांसेस है। खार्तूम कहाँ पे है? तो खार्तूम है आपका सूडान में। इस साल के प्रीलिम्स में भी आ सकता है, 16 जून को जो प्रीलिम्स होने वाला है उसमें भी ये क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा ठीक है। दूसरा लोकेशन है कि यमन के शिया हुतीज ने रिबेल्स, मतलब देखो, मुस्लिम्स, मुस्लिम धर्म में दो मेजर पार्ट्स हो जाते हैं, एक शिया एक सुन्नी। ठीक है। इन लोगों का अपना कुछ एक अलग टेंशन है, उस पर कभी हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। ठीक है। उसी का एक ग्रुप है जो शिया सेक्ट को मानता है, उसका जो एक ग्रुप है वो हौती रिबेल्स का ग्रुप है। मतलब जो हौती रिबेल्स में जो शिया सेक्शन है, और वो लोग कहाँ रहते हैं? यमन में। ये देखिए यहाँ पे यमन में। ठीक है। इन लोगों ने 11 यूएन के एम्प्लॉयज को डिटेन कर लिया। 11 यूएन एम्प्लॉयज पर डिटेन। अब ये भी सेम तरीके से पूछा जा सकता है कि 11 एम्प्लॉयज कहाँ पे डिटेन किया गया था भाई? यमन में डिटेन किया गया था। ठीक है। चाहे 11 यमनी एम्प्लॉयज ऑफ यूनाइटेड नेशन, यमनी एम्प्लॉयज जो थे यूनाइटेड नेशन के, उनको डिटेन कर लिया गया है हौती रिबेल के द्वारा। क्यों? क्योंकि अनक्लियर सर्कमस्टांसेस में कि क्या हुआ है, चीजें अभी तक क्लियर नहीं है। इन लोगों के ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर बनाने के लिए, एयर स्ट्राइक करने के लिए यूएस लेड कोalition ने कुछ कुछ एक्शन लिया था, उसी के विरोध में इन लोग ने किया है। और ये जो हौतीज हैं, इनको सपोर्ट कौन करता है? तो सपोर्ट करता है ईरान। ठीक है। हouthis को एक इनडायरेक्ट सपोर्ट ईरान का रहता है। अब आइए मैप पे देख लेते हैं। ये देखो, ये है आपका सऊदी अरेबिया। और सऊदी अरेबिया के नीचे यहाँ है यमन, ये भी रेड सी से बॉर्डर शेयर करता है। सूडान भी कर रहा था, यमन भी कर रहा था, इरिट्रिया भी करता है। ठीक है। DESSY, यही कोड है, ये आपको याद रखना है। ये सारी कंट्रीज जो है रेड सी से बॉर्डर शेयर करती है। यमन है यहाँ पे, इसका कैपिटल है सना। अब पूछे कि सना कहाँ पे है भाई?
तो यमन में है। और उसके नीचे क्या है यहाँ पे, गल्फ ऑफ एडन। ओके। और किससे किससे यमन बॉर्डर शेयर कर रहा है, सऊदी अरेबिया, ओमान। ये चीज आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है। यही था आज का जो भी इम्पोर्टेंट डिस्कशन था। कल फिर आपसे, कल तो नहीं, अब मंडे, मंडे के न्यूज़पेपर डिस्कशन को लेके फिर आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे। साइनिंग आउट, ओजस शंकर।